इस वीडियो में जो भी तेरे एनसीईआरटी क्वेश्चन है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के, वो सारे के सारे डिस्कस कर लेंगे। उसमें देख, सबसे पहला क्वेश्चन है, हाउ वुड यू डिटरमाइन द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव / मैग्नीशियम। मतलब जो मैग्नीशियम रॉड है उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, वो करने का तरीका है। तो हम इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, किसी भी इलेक्ट्रोड का, अब यहाँ पे मैग्नीशियम लिखा हुआ है, यहाँ कॉपर आ जाए, जिंक आ जाए, या कोई भी मेटल है हमारे पास वो आ जाए, तो उस मेटल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड करने का सबका एक ही तरीका होता है, सभी का एक ही होगा। बस तेरे को मैग्नीशियम की जगह वही एलिमेंट का नाम लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम कैसे फाइंड करेंगे? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसी भी इलेक्ट्रोड का डिटरमाइन किया जा सकता है कैसे? बाय कंबाइनिंग द इलेक्ट्रोड विद द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ जब हम उस इलेक्ट्रोड को कंबाइन कर देते हैं तो हम उसका पोटेंशियल निकाल लेते हैं। यहाँ पे हमें मैग्नीशियम को करना है तो हमने मैग्नीशियम को कंबाइन कर दिया है यहाँ पे क्या, और उसकी सेल रिप्रेजेंटेशन हम कैसे लिखते हैं? मैग्नीशियम Mg2 पॉजिटिव और H पॉजिटिव H2Pt। ये जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होती है उसका जो पोटेंशियल होता है, जो उसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू होती है, वो क्या होती है? ज़ीरो होती है। हम कंसीडर करते हैं कि इसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू क्या है? ज़ीरो है, ठीक है। ठीक है, अब इसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू जब हम ज़ीरो कंसीडर कर लेते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हम इसको फाइंड करते हैं। सबसे पहले लाइन हमने लिखा था, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रोड कैन बी डिटरमाइंड बाय कंबाइनिंग द इलेक्ट्रोड हुज पोटेंशियल इज टू बी डिटरमाइंड विद द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड फॉर्म किसी का भी करना है हमें, किसी भी इलेक्ट्रोड का, मैंने जनरल लिख दिया कि तेरा कोई भी आए, मैग्नीशियम की जगह जिंक आ जाए, कॉपर आ जाए, या जो भी आ जाए, सब में तो यही लाइन लिखेगा कि उसको हम जो भी हमारा इलेक्ट्रोड है उसको हम कंबाइन कर देते हैं किसके साथ? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ। मतलब अगर इसके अलावा कुछ और भी आ गया तो ये पोर्शन अभी मैंने अंडरलाइन किया, ये तो एज इट इज़ सेम रहेगा, बस यहाँ पे जो क्वेश्चन में दे रखा है, जो मैंने सर्कल किया है, उसमें वो पोर्शन आ जाएगा, ठीक है। जनरली यहाँ पे मैग्नीशियम का बताया हुआ है तो उसी का देंगे, ठीक है। अब देख, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का अब यहाँ पर क्या हो रहा है, इस केस में मैंने बताया था तेरे को एक ABC रूल होता है। ABC रूल क्या होता है? एनोड, ब्रिज, कैथोड। एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन, और कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन। एनोड लेफ्ट में आता है तो ए यहाँ पे क्या हुआ? लेफ्ट में, मतलब मैग्नीशियम का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन, और जो हमारा क्या है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, उसका क्या हो रहा है? रिडक्शन। यही बात यहाँ पे लिख रखी है। और तेरे को पता है ई नोट सेल किसके इक्वल होता है? ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड के इक्वल। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है? ज़ीरो। तो ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। हमारा अब कैथोड कौन सी इलेक्ट्रोड एक्ट कर रही है? यहाँ पर देख, ये जो है कैथोड, ABC रूल के अकॉर्डिंग जो C होता है वो कैथोड होता है, तो कैथोड कौन सी इलेक्ट्रोड एक्ट कर रही है? हमारी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो अब ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड, यहाँ पर कैथोड की जगह ये आ गया, तो इसकी जगह क्या नेक्स्ट स्टेप में वैल्यू रख दी? ज़ीरो रख दी। और जो इसकी वैल्यू है, मतलब जो ई सेल हमारा जो गैल्वेनोमीटर है, मैंने सेल इसीलिए तेरे को थोड़ा सा पढ़ने को बता रही थी कि सेल के अंदर जो वैल्यू आएगी ना गैल्वेनोमीटर के अंदर, वही हमारे इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू को दे देगी। तो इस तरीके से बस इसको ऐसे रिलेशन लिख देगा, और बस लास्ट में लाइन में क्या लिख देगा? द नेगेटिव वैल्यू ऑफ ई नोट सेल गिवन बाय द गैल्वेनोमीटर। जो गैल्वेनोमीटर दे रहा है वो हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू दे देगा, ठीक है। ये बहुत आसान था, इसमें बस सिंपल सा तुझे ये ध्यान रखना है कि हमें कैसे मिलेगा जो भी हमें इलेक्ट्रोड, जिसका भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम फाइंड करना चाहते हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं? उसको कंबाइन कर देते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ, एक सेल बना देते हैं, और सेल के अंदर जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होती है उसकी वैल्यू ज़ीरो होती है। अब उसकी वैल्यू ज़ीरो है तो जो गैल्वेनोमीटर हमें जो भी वैल्यू दिखाएगा, जो भी गैल्वेनोमीटर में हमें वैल्यू दिखेगी, वो किसकी वैल्यू होगी? जिस इलेक्ट्रोड को हमने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ कंबाइन किया गया है उसकी वैल्यू होगी। तो इसको इस तरीके से तो लिखेगा। बस इसमें मेन चीज़ें दो ही हैं, दो ही पॉइंट में ना, एक तो ये सेल रिप्रेजेंटेशन लिखना, और उसके बाद जो ये हमने यहाँ पे ये ई नोट सेल किसके इक्वल होता है? ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड, ये फॉर्मूला लिख के ये रिलेशन डिराइव करना। ये 2-3 पॉइंट्स मेन है। अगर तुझे याद ना हो ज़्यादा तो ऊपर का इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस ये लिख दियो बाय कंबाइनिंग द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विद द इलेक्ट्रोड हुज पोटेंशियल इज टू बी डिटरमाइंड, और फिर डायरेक्टली सेल रिप्रेजेंटेशन लिख दियो।
वरना अगर 2 नंबर में हो तो पूरा लिख दियो, 1 नंबर में हो तो बस इतना सा लिख के छोड़ दियो, और ये अभी इस पेज पे ये वाला पोर्शन है ना सारा, ये पोर्शन लिख दियो बस, और कुछ करने की देखो ज़रूरत नहीं। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन ये है, कैन कॉपर सल्फेट भी स्टोर्ड इन अ जिंक पॉट। जिंक, जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन होता है, क्या हम उसको जिंक के पॉट में या जिंक के कंटेनर में, जिंक के वेसल में रख सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता। कॉपर की जो जिंक जो है बेसिकली हमारा, वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर से, और जिंक ज़्यादा रिएक्टिव होगा तो क्या होगा, जिंक और कॉपर के बीच में रिएक्शन हो जाएगी, और कॉपर जो है वो डिस्प्लेस हो जाएगा कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से। मतलब जो ये रिएक्शन लिखी हुई है, जैसे Zn प्लस जिंक और कॉपर सल्फेट की बात हुई है, तो Zn और CuSO4 रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, कॉपर की जगह जिंक आ जाएगा, जिंक की जगह कॉपर आएगा, क्या बन गया, ZnSO4 और Cu। Zn रिएक्ट कर गया कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के साथ, तो वो स्टोर नहीं किया जा सकता। यही बात लिखी हुई है यहाँ पे। जिंक जो है हमारा ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए वो क्या करता है, डिस्प्लेस कर देता है कॉपर को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से, मतलब कॉपर की जगह खुद आकर के जिंक बैठ जाता है। इस वजह से क्या होता है, वो उसको हम उसके अंदर स्टोर नहीं कर सकते। ऑल्सो अगर हम इसको इलेक्ट्रो की बात करें, हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो हम डेल्टा ई नोट सेल की बात करेंगे। यहाँ ये डेल्टा नहीं आएगा, ध्यान रखियो एक सेकेंड, ये ई नोट सेल आएगा सिर्फ। जो ये डेल्टा लिखा हुआ है ना, यहाँ पे ये डेल्टा नहीं आएगा, जो ये ई नोट सेल है बेसिकली, ये डेल्टा मत लिखियो, ये डेल्टा ई नोट इज पॉजिटिव लिखा हुआ है ना, ये डेल्टा नहीं आएगा, ये गलती से लिखते हैं ई नोट सेल। अब ये लाइन ठीक है बिल्कुल, ई नोट सेल पॉजिटिव होता है। इस वजह से भी हम लिख सकते हैं कि जो ये रिएक्शन होती है जिंक और कॉपर सल्फेट की, जो अभी मैंने ऊपर रिएक्शन लिखी है, इस रिएक्शन के लिए जो हमारा ई नोट सेल होता है, इस रिएक्शन के लिए जो हमारा ई नोट सेल होता है वो पॉजिटिव होता है, और ई नोट सेल पॉजिटिव अगर होता है तो रिएक्शन उस कंटेनर के अंदर हम उस चीज़ को स्टोर नहीं कर सकते। ठीक है, ये है तेरा सेकंड क्वेश्चन। बस यही था इसके अंदर, बहुत आसान था। जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, इसलिए वो कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। ये रिएक्शन लिख के दिखा दी, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आया हुआ है हमारे पेपर में भी आया था, मेरे जहाँ तक ध्यान आ रहा है। तो ये देख लियो, जिंक कॉपर सल्फेट, तो ये रिएक्शन लिख दी, और एक ये लाइन लिख दी हो कि जो ई नोट सेल है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है इस रिएक्शन के लिए। इसलिए ये भी एक रीज़न होता है कि हम जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन होता है उसको हम जिंक के वेसल के अंदर या जिंक के पोर्ट के अंदर, जिंक के कंटेनर के अंदर स्टोर नहीं करते। ठीक है, नेक्स्ट है, कंसल्ट द टेबल ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड सजेस्ट 3 सब्सटेंसेस दैट कैन ऑक्सीडाइज फेरस आयन। देख, ऑक्सीडाइज फेरस आयन होता है Fe2+, और ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। Fe2+ किसके अंदर चेंज होगा, Fe3+, और एक इलेक्ट्रॉन का रिलीज होगा। ठीक है, और ये हमें ये करना है, हम ये करना चाहते हैं, हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ कि तुझे ऑक्सीडाइज करना है, ये रिएक्शन परफॉर्म करनी है, और इसके लिए कौन से 3 ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो तू यूज़ कर सकता है, तुझे ये बात बतानी है। ठीक है, तो अब इसके लिए ना, इसके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू याद रखनी पड़ेगी। जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है इस रिएक्शन के लिए होता है 0.77 वोल्ट। क्या होता है, 0.77 वोल्ट। अब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो है वो क्या होता है, देख लीजिए, ये देख एक सेकेंड, ई नोट ऑक्सीडेशन होगा पहले मैंने 77 बोल दिया, -0.77 वोल्ट होगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और अगर मैं रिडक्शन पोटेंशियल की बात करती हूँ, तो रिडक्शन पोटेंशियल होता है 0.77 वोल्ट इस रिएक्शन के, जो अभी मैंने रिएक्शन लिखी थी उसके लिए। तो इसीलिए जो सब्सटेंस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे, या फिर जो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है 0.77, जो सब्सटेंसेस क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे। क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, या और जिनका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे, और जिनका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, 0.77 से ज़्यादा होगा, वोल्ट से मोर होगा। जिनका रिडक्शन पोटेंशियल 0.77 वोल्ट से ज़्यादा होगा हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के अंदर, वो जो है आयरन 2+ को किसके अंदर कन्वर्ट कर देंगे, Fe2+ को Fe3+ के अंदर। ठीक है, तो ऐसा एग्जाम्पल बता देती हूँ, और ये रिएक्शन याद रखियो, Fe2+ किस में चेंज हो रहा है, Fe3+
प्लस एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है। और ये क्या होता है, हमें ये Fe2+ तेरे को क्वेश्चन में लिखा होता है, को फेरस आयन लिखा हुआ है, फेरस आयन होता है Fe2+, याद रखिए ये, और फेरिक होता है, और Fe3+ होता है फेरिक आयन। ये दो चीज़ें होती हैं, ये ध्यान रखियो, फेरस और फेरिक। तो इसके लिए हम कौन कौन से यूज़ कर सकते हैं, एक तो हम यूज़ कर सकते हैं Br2, एक यूज़ कर सकते हैं Cl2, एक यूज़ कर सकते हैं F2। एक Br2, एक Cl2 और एक F2। ये तीन जो है, हमसे तीन एग्जाम्पल पूछे थे, तो ये तीन जो हैं हम यूज़ कर सकते हैं किसके लिए, फेरस आयन को फेरिक आयन में ऑक्सीडाइज करने के लिए, Fe2+ को Fe3+ के अंदर चेंज करने के लिए हम ये तीन चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये थर्ड क्वेश्चन है। अब इसके बाद आगे देख, कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इन कॉन्टैक्ट विद द सॉल्यूशन हुज pH इज 10। तेरे को pH की वैल्यू दे रखी है। अब देख, सबसे पहले तुझे pH की वैल्यू दे दी, तो pH से एक बात ध्यान रखियो, pH किसके इक्वल होता है, नेगेटिव लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, pH होता है, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन। अब तुझे किस चीज़ के बारे में बताना है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसकी pH क्या है, 10 है। अब देख, पोटेंशियल बताना है तो तेरी मर्जी है, चाहे तू ऑक्सीडेशन की टर्म में ले चाहे रिडक्शन की टर्म में ले। हम स्टैंडर्ड लेते हैं जनरली रिडक्शन की टर्म्स में, तो मैं रिडक्शन के बारे में लेके चल रही हूँ। रिडक्शन क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो H पॉजिटिव जो है हमारा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, तो H पॉजिटिव तो होगा ही होगा, एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके इसमें चेंज होगा हाफ H2 के अंदर। ये बात समझ आ गई। देखो अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद हम नॉनेस्ट इक्वेशन लिखते हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जब भी तुझे कहीं भी तेरे से पूछ लिया जाए, अगर तेरे से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकलवाएगा क्वेश्चन के अंदर, तो तू नॉनेस्ट इक्वेशन ही यूज़ करेगा। तो अब नॉनेस्ट इक्वेशन E इज इक्वल्स टू में E0 माइनस 0.0591 ओवर N, और कंसनट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ओवर कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, और अगर हमारा जो भी सब्सटेंस है, अगर वो प्योर सॉलिड है, लिक्विड, S का मतलब सॉलिड, L का मतलब लिक्विड, या G का मतलब गैस है, तो इनकी जो कंसंट्रेशन होती है, इसको मैं कंसंट्रेशन के लिए, उसकी कंसंट्रेशन यूनिटी मानी जाती है, मतलब 1 मानी जाती है। ये बात ध्यान रखियो हर जगह, ये बात तुझे नॉनेस्ट इक्वेशन में बहुत काम आने वाली है, चाहे प्योर सॉलिड हो, चाहे प्योर लिक्विड हो, चाहे प्योर गैस हो, हम उसकी कंसंट्रेशन को 1 लेकर के चलते हैं। ठीक है, और N क्या होता है यहाँ पर पे, N जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन रिएक्शन, रिएक्शन के अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुए हैं उसको हम बोलते हैं क्या, N। ठीक है, तो अब यहाँ पर देख, यहाँ पर ये ले लिया E इज इक्वल्स टू में E0, ये H+ वाला ये जो ये रिएक्शन है, ये नॉनेस्ट इक्वेशन लिख ली। अब इस रिएक्शन के अंदर सिंगल इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, तो N की जगह यहाँ क्या लिख देंगे, 1। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पे प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट लिखना है। प्रोडक्ट में हमारा क्या है, एक तो ये 1/2 H2 है। अब देख, इजीली देख सकता है ना, प्रोडक्ट में क्या है तेरे पास, प्रोडक्ट में हमारे पास है क्या, 1/2 H2। प्रोडक्ट में हमारे पास 1/2 H2 है, और 1/2 H2 क्या है, प्योर गैस, प्योर गैस है, हाइड्रोजन गैस है, तो इसकी कंसंट्रेशन क्या ले लेंगे, 1 यूनिटी। और H पॉजिटिव की लेंगे, इलेक्ट्रॉन की तो कंसंट्रेशन होगी नहीं ना, कुछ इलेक्ट्रॉन को तो लेंगे नहीं, इलेक्ट्रॉन तो हमारे N की वैल्यू में इन्वॉल्व हो गया, तो 1 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव। अब pH किसके इक्वल होता है, नेगेटिव लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव। तो अब इसको अगर मैं देख, ये यहाँ पर पॉजिटिव है, ठीक है, तो pH की जगह 10 लिख दिया, और नेगेटिव लॉग H पॉजिटिव, तो जब तू H पॉजिटिव की वैल्यू निकालेगा ना, तो क्या आ जाएगी, 10⁻⁻⁻। ये ना डायरेक्ट याद कर ले, अगर pH 10 हो, 9 हो, 6 हो, कोई भी pH की वैल्यू दे रखी हो देखो, जनरली 1 से 14 के बीच में, तो जो भी दे रखी होगी वो 10⁻⁻, और फिर जो भी वैल्यू दे रखी है वो लिख देगा। जैसे यहाँ पर 10 दे रखी है, तो यहाँ पर तो 10⁻⁻10 लिख देगा। ठीक है, तो अब 10⁻⁻10 आ गया। अब यहाँ पर इस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर देंगे। हमें पता है जो E0 होता है किसी भी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए,
स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए जो ई नोट की वैल्यू होती है वो हमेशा ज़ीरो ली जाएगी। ये हम बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है कि जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है उसके लिए ई नोट की वैल्यू क्या होगी, ज़ीरो ली जाएगी। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए जो ई नोट है उसकी वैल्यू क्या ली जाएगी, ज़ीरो ली जाएगी। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, यहाँ पर सारी की सारी वैल्यूज तूने सब्स्टिट्यूट कर दी, ई नोट की वैल्यू लिख दी क्या, ज़ीरो, और यहाँ पे 0.0591 एक इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुआ था, log 1 अपॉन कंसनट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव क्या था, 10 रेज टू द पावर -10। यहाँ तक बात समझ आ गई। अब इसके बाद देख, इसके बाद हमने क्या किया, 0.0591 ज़ीरो हटा दिया, माइनस, ठीक है, ये यहाँ पर देख, यहाँ पे माइनस का साइन अगले स्टेप में हटा लियो, इसमें लगा लियो माइनस का साइन, मैंने इसमें डायरेक्ट ही हटा रखा। ठीक है, अब ये देख, अब यहाँ पर जो है क्या होगा, ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। लॉग पीएच की वैल्यू ले लेंगे, नॉनेस्ट इक्वेशन में रखेंगे, फिर पीएच की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर लास्ट में जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो सॉल्व आउट कर लेंगे। इसको सॉल्व करने का बहुत आसान सा तरीका है, log 10 रेज टू द पावर 10 है, इसको कैसे सॉल्व करेगा, अगर कुछ भी है तो पावर के है जो ये आगे आ जाएगा, और बाद में क्या बन गया ये 10 log 10 क्या होगा हमारा 1, अब इस 1 को 10 से मल्टीप्लाई करेगा क्या आ जाएगा 10, बाकी सब कुछ हम एज इट इज़ लिखते हैं, वही चल रहा है, 10 log 10 इंटू 10 आ गया, इसको मल्टीप्लाई करेगा तो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ये नॉनेस्ट इक्वेशन का ऑलमोस्ट, अगर इलेक्ट्रोड सिंगल इलेक्ट्रोड का एग्जांपल है तो ऐसा ही आएगा, ये हाइड्रोजन के केस में आ रहा है तो इससे तेरे को आसानी ये हो गई। अगर इसके अलावा कुछ और क्वेश्चन आता है तो तेरे को जो ये ई नोट की वैल्यू है, जैसे हाइड्रोजन के केस में तो तेरे को पता है हमेशा ये ई नोट की वैल्यू ज़ीरो होगी, अब कोई और होगा तो तेरे को ये ई नोट की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होगी और तुझे सॉल्व करना होगा, बस इतना फ़र्क आएगा इस क्वेश्चन में, बाकी सब कुछ डिट्टो सेम रहेगा। ठीक है, अब इसमें देखा फिफ्थ क्वेश्चन फिर से नॉनेस्ट इक्वेशन पे बेस्ड क्वेश्चन है, क्या है, कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। अब देख, रिएक्शन दे रखी है, निकल सॉलिड Na सॉलिड प्लस 2 Ag पॉजिटिव, किसके अंदर चेंज हो रहा है, Na2 पॉजिटिव प्लस 2 मोल ऑफ Ag, ये इसके अंदर चेंज हो रहा है। देख, अब नॉनेस्ट इक्वेशन लिखेगा, नॉनेस्ट इक्वेशन कैसे लिखी जाती है, ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.059/n लॉग कंसनट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट के अंदर एक तो निकल 2 पॉजिटिव है, एक Ag है, Ag प्योर सॉलिड है, एस का मतलब दे रखा है सॉलिड, और अगर एक्वस लिख रखा है, और इसका ना एक और तरीका भी है, अब जिसकी कंसनट्रेशन तेरे को दे रखी है बेसिकली उसी का यूज़ होगा, बाकी सब 1 ले लेते हैं, बट ये ध्यान रखिए चल प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड वाला केस, इसके अंदर देख, अब इसके अंदर निकल 2 पॉजिटिव है तो बस निकल 2 पॉजिटिव की ही कंसनट्रेशन किस में है तेरे पास, प्रोडक्ट में। अब इधर देख, इधर Ag पॉजिटिव की लेगा, निकल प्योर सॉलिड दे रखा है तो इसकी कंसनट्रेशन कंसीडर नहीं होगी। और यहाँ पर देख, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इस क्वेश्चन में क्या आती है, जो हमारे रिएक्शन के अंदर अगर कोई स्टोशियोमेट्री दे रखी है, जैसे कितने मोल है, 2 मोल है, तो वो किस में चला जाएगा, पावर में। गलती यहीं पे होती है जनरली, हम ये तो सब ऐसे का ऐसा लिख देते हैं, लेकिन हम क्या चीज़ भूल जाते हैं, हम पावर लिखना भूल जाते हैं, तो ये पावर का ध्यान रखिए कि यहाँ पर हमारी पावर इन्वॉल्व हो रही है। नॉनेस्ट इक्वेशन तो वही है, ई सेल ई नोट सेल 0.059/n, ये 0.0591 क्यों आ रहा है, क्योंकि हर जगह क्वेश्चन में 298 केल्विन लिखा हुआ है, ये भी ध्यान रखिए। और लॉग कंसनट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में सिर्फ निकल 2 पॉजिटिव आएगा, Ag प्योर सॉलिड है, कंसनट्रेशन 1, निकल प्योर सॉलिड है, कंसनट्रेशन 1, रिएक्टेंट में Ag पॉजिटिव होगा स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद देख, तेरे को n की वैल्यू और निकालनी है, बाकी तो देख कंसनट्रेशन निकल 2 पॉजिटिव की भी तेरे को दे रखी है, ये लिख लेगा 0.160, और Ag पॉजिटिव की भी दे रखी है तो दे रखी है, अब तेरे पास बस n निकालना रह गया। अब निकल है, निकल किसके अंदर जा रहा है, निकल 2 पॉजिटिव के अंदर, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया होगा निकल ने, निकल की रिएक्शन कैसी हुई होगी, निकल निकल 2 पॉजिटिव में चेंज हो रहा है, एक सिंगल रिएक्शन को देख लो कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज किए होंगे, 2, ऑब्वियसली जब 2 का चेंज आ रहा है, 0 से 2 में जा रहा है, तो 0 से 2 में जाने के लिए कितने का चेंज आएगा, 2 का, तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 2 इन्वॉल्व होंगे ना, तो इसलिए यहाँ पर n की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, और ये ई नोट सेल की वैल्यू क्वेश्चन में तेरे को गिवन नहीं हुई है 1.05,
वोल्ट, ये तेरे को क्वेश्चन में दे रखी है। तो बाकी ई सेल, ई नोट सेल 1.05, 0.0591/2, निकल निकल की कंसनट्रेशन 0.16 वोल्ट दे रखी है और इसकी 0.02 वोल्ट, इसका स्क्वायर। अब हमें बस सॉल्व करना है। ये यहाँ पे बाकी सब एज इट इज़ चल रहा है, पहले मैं लॉग का टर्म करूँ। ई सेल एज इट इज़ 1.05 एज इट इज़, अगले स्टेप में ये एज इट इज़। अब देखिए इसमें मैंने क्या किया, 0.16 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 16 × 10⁻² लिख सकती हूँ। मैंने यहाँ पे ये लिखा है। अब 2 है तो देख इसको मैं लिख सकती हूँ 2 × 10⁻³ जो ये 0.002 है, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 2 × 10⁻², इसका पूरे का स्क्वायर। तो अब देख 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, और जब ये ऐसे होती है पावर में तो ये पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 3 × 2 क्या होगा 6। अगर पावर ऐसे ब्रैकेट के बाहर होती है कोई भी 10⁻², तो हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 10⁻6 आ जाएगा यहाँ पे। अब ऊपर 16 है तो ये 4 4 जा 16। अब इधर नीचे वाला ऊपर जाएगा तो क्या होगा प्लस में, तो 10⁻² इंटू 10⁻² क्या आएगा +6। तो सेम बेस पावर ऐड, -2 + 6 क्या हो जाएगा +4। तो अगले स्टेप में मैंने यही कर रखा है। बाकी सब एज इट इज़ चल रहा है, बाकी सब ऊपर का एज इट इज़ सब कुछ सेम टू सेम चल रहा है। अब इसके बाद 4 × 10⁻² - 6। अगले स्टेप में क्या कर रखा है 1.05, 0.0591/2, 4 × 10⁻⁻4। अब देखा अब यहाँ पर क्या है log a × b, log a × b, log की इसकी वैल्यू निकालनी है। तो log a × b क्या होता है, log a × log b क्या होता है, log a + log b। ये आइडेंटिटी होते हैं, लिख लियो चाहिए वैसे ध्यान रख लियो, log a + log b, ये आइडेंटिटी लिख ली। यही मैंने कर रखा है log a log 4 + log 10⁻⁴। अब log 4 की वैल्यू होती है, ये तुझे याद रखनी पड़ेगी। log 4 की वैल्यू क्या होती है 0.6020। और अब log 10⁻⁴ तो कैसे सॉल्व करेगा, जैसे अभी अब पिछले क्वेश्चन में log 10⁻10 किया था, ये 4 आगे आ जाएगा। 4 log 10, log 10 क्या होगा 1, तो 4 × 1 क्या होगा 4, तो ये 4 आ गया यहाँ पे। समझ आया। अब ये 4 + 0.6020 क्या होगा 4.6020। अब इसको 2 से काटेगा 2.3010 आ जाएगा। अब 0.0591 को जब 2.3010 से मल्टीप्लाई करेगा तो 0.136 आएगा, इसको मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, ठीक है। और जब 1.05 में से 0.136 माइनस करेगा तो आएगा 0.914 वोल्ट। और यही तेरा आंसर है, यही तेरे से पूछा गया था क्वेश्चन के अंदर कि तेरे को निकालना है कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द सेल। देख ईएमएफ लिखा हो तो ई सेल ही होता है ईएमएफ भी, ये ध्यान रखियो, कहीं तेरे को ई सेल ना लिख करके ईएमएफ लिख दे और तू कहे कि भाई ये तो क्वेश्चन ही नहीं था, ये तो करा हुआ ही नहीं है मेरा क्वेश्चन, ठीक है। ईएमएफ लिख दे या ई सेल लिख दे या फिर खाली इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पूछ रहा हो, तो तीनों के केस में हम नॉनेस्ट इक्वेशन ही यूज़ करते हैं, बात वही होती है, ठीक है। अब वो इलेक्ट्रोड का है तो सिंगल इलेक्ट्रोड ले लेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास पूरे सेल का था तो हमने पूरे सेल का ले रखा है। समझ आ गई। अब यही था बस क्वेश्चन, सीधा सीधा सा क्वेश्चन था। नॉनेस्ट इक्वेशन अप्लाई करी, डायरेक्ट लिख रखा है कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द फॉलोइंग ईएमएफ ऑफ द सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। निकल सॉलिड + 2 Ag पॉजिटिव, किसके अंदर चेंज हो रहा है निकल 2 पॉजिटिव, और इसके अंदर अब ई सेल किसके इक्वल है ई नोट सेल -0.059/n लॉग कंसनट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट में सिर्फ निकल 2 पॉजिटिव की कंसनट्रेशन लेंगे और रिएक्टेंट में सिर्फ Ag पॉजिटिव, क्योंकि बाकी Ag प्योर सॉलिड है और निकल प्योर सॉलिड है। तो प्योर सॉलिड, प्योर लिक्विड, प्योर गैस के केस में हमारी जो कंसनट्रेशन होती है वो हम 1 लेकर के चलते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर कुछ नहीं लेंगे, ठीक है। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बाकी फिर वैल्यू रख के सिर्फ मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके वो मैंने तेरे को सारी समझा दी। अगर फिर भी तेरे को कहीं दिक्कत हो तो मेरे को बता दियो, मैं दोबारा तेरे को फ़ोन पे बता दूँगी, ठीक है। ये तो तेरा था 5th क्वेश्चन। इसके बाद आगे 6th क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। द सेल, अब देख अब तेरे से इस क्वेश्चन के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन दे रखा है कि द सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन अकर्स 2Fe3 पॉजिटिव किस में चेंज हो रहा है 2Fe2 पॉजिटिव के अंदर, और 2I नेगेटिव किस में चेंज हो रहे हैं I2 के अंदर चेंज हो रहे हैं। तो इसके लिए ई नोट सेल की वैल्यू दे रखी है 0.326 वोल्ट, टेम्परेचर दे रखा है 298 केल्विन,
स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है तुझे। अब स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी क्या होता है, डेल्टा जी नॉट, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, के। तो डेल्टा जी नोट जो होता है वो हमारा किसके इक्वल होता है, माइनस एन एफ ई नोट सेल। ठीक है, ये बात समझ आ जाएगी, माइनस एन एफ ई नोट सेल। एन हम रिएक्शन से निकालेंगे, एन क्या होगा हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एफ हमारा फैराडे कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू हमेशा होती है क्या, 96500। इसके अंदर जो एफ होता है वो होता है हमारा फैराडे कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती है 96500 हमेशा। हम यही लेकर के चलते हैं। एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और एफ ई और ई नोट सेल हमें दे ही रखा हुआ, जैसे इसमें हमें क्वेश्चन में दे रखा है, या ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड करके हमें निकालना पड़ेगा, जैसे इसमें तो डायरेक्ट ही दे रखा है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जब हम निकालते हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है डेल्टा जी नोट इज इक्वल टू -2.303 आर टी लॉग के। ठीक है, ये हमारा कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले को यूज़ करके हम क्या निकालेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू। अब इसके अंदर सबसे पहले हम ये देखेंगे कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं। अब क्या है, सबसे पहले Fe2 पॉजिटिव, सेम सी स्पीशीज़ ले ले। Fe3 पॉजिटिव किस में जा रही है, Fe2 पॉजिटिव के अंदर, मतलब क्या हो रहा होगा, गेन हो रहा होगा। ज़्यादा से कम में जाएगा तो क्या होता है, गेन, और कम से ज़्यादा में जाएगा तो क्या होता है, लॉस। ठीक है, तो क्या हो रहा है, ज़्यादा से कम में जा रही है, मतलब Fe3 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन का गेन कर रहा है। अब 2 Fe3 पॉजिटिव है तो 2 Fe2 पॉजिटिव में जा रहे हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे तभी तो जाएगा। और अब अगला क्या है हमारे पास, आई नेगेटिव है। आई नेगेटिव जो है, 2 आई नेगेटिव किस में चेंज हो रहे हैं, I2 के अंदर। तो क्या होगा, नेगेटिव, मतलब -1 किस में चेंज हो रहा है, 0 के अंदर। क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो डिक्रीज हो रहा है तो क्या होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो क्या यहाँ पे होंगे, अब 2 आई नेगेटिव हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा। तो यहाँ पे से हमें क्या पता चल गया, एन की वैल्यू क्या है, 2। ये रिएक्शन से हमें फाइंड करनी पड़ेगी हमेशा एन की वैल्यू। यही थोड़ा सा काम मुश्किल होता है, अगर एन की वैल्यू जनरली ठीक आ जाए और ये ठीक हो जाए तो बाकी तो बस फिर हमें कैलकुलेशन करनी होती है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं आती। ठीक है, बात समझ आ गई। अब इसके अंदर, इस रिएक्शन के अंदर हमने क्या किया है, 2 Fe3 पॉजिटिव है, 2 Fe2 पॉजिटिव में जा रहे हैं। तो 2 है Fe3 पॉजिटिव और 2 2 पॉजिटिव, मतलब एक का चेंज हो रहा है। 3 से 2 में जाएंगे, 3 से 2 में जाएंगे तो एक का चेंज है, और 2 एलिमेंट है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे एक को, तो क्या आ जाएगा, 2। तो 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं। इसी तरीके से 2 आई नेगेटिव I2 में जा रहे हैं, 0 -1 से 0 में जा रहे हैं, किसका चेंज है, एक का चेंज है, और 2 आई नेगेटिव जा रहे हैं तो 2 × 1 किसके इक्वल आ जाएगा, 2। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2। और एफ हमारा फैराडेज कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, 96500। ये फिक्स है। ई नोट सेल की वैल्यू हमें क्वेश्चन के अंदर ही दे रखी है, 0.236 वोल्ट। डेल्टा जी किसके इक्वल होगा, माइनस एन एफ ई नोट सेल, तो -2 × 96500 × 0.236 वोल्ट, 0.236 वोल्ट। अब क्या करेंगे, अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, और ये किस में आएगा, जूल पर मोल। अब जूल को किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, हम जूल को किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, डिवाइड बाय 1000। ठीक है, डिवाइड बाय 10 के, मतलब 1000, 1 के सॉरी, डिवाइडेड बाय 1000 से डिवाइड करेंगे तो 45548। जूल में 1000 से डिवाइड करूँगी तो क्या होगा, 3 डिजिट के बाद पॉइंट आ जाएगा, ये तेरा आंसर आ जाएगा। 45.454 लिख दे, चाहे 8 है तो राउंड ऑफ करके एक वैल्यू बढ़ा करके लिख दे, जैसे तेरी मर्जी है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों आंसर सही होंगे। डेल्टा जी नोट किसके इक्वल आ गया, -45.55 किलो जूल पर मोल। जनरली हम किलो जूल में निकालते हैं तो किलो जूल में निकाल दिए। ठीक है, अब तेरे से 2 चीज़ें पूछी गई थी इस क्वेश्चन के अंदर। था सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन अकर, ई नोट सेल कैलकुलेट द स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी। स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी डेल्टा जी नोट था, तो डेल्टा जी नोट हमने निकाल दी। अब हमें क्या निकालना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब हम क्या निकालेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, अब डेल्टा जी नोट किसके इक्वल होता है, डेल्टा जी नोट इज इक्वल्स टू में -2.303 आर टी लॉग के।
ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब इसमें लॉग के में के जो होता है वो होता है हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, अब लॉग के को यहीं रख देंगे, बाकी जो ये -2.303 RT है इसको इसके नीचे डिवाइड में ले जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में मैंने यही किया। अब इन सब की वैल्यूज़ रख देंगे। अब देख डेल्टा जी नोट की वैल्यू क्या थी, -45.55, माइनस यहाँ ऑलरेडी है और माइनस को मल्टीप्लाई करेगा तो +45.55, 2.303 एज इट इज़। अब आर है, आर की वैल्यू हम ऐसे क्या लेते हैं 8.314, लेकिन यहाँ पर किलो जूल है और ये हमारी जूल में होती है, तो किलो जूल को किलो जूल में चेंज करने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब वही 1000 से डिवाइड किया है तो 10⁻³ हो गया, नीचे 10⁻³ नीचे है, ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा 10⁻³ तो 10⁻³ आर की वैल्यू रख दी और 298 केल्विन हमें ऑलरेडी दे ही रखा था। अब इसको सॉल्व कर लेंगे आगे। अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं आगे। अब इसको सॉल्व कैसे कर रहे हैं, ये 45.55 को 10⁻³ ये 2.3038.314 10⁻³ होगा इनके साथ सबके साथ, तो 10⁻³ तो ये पहले वाला चल रहा है। अब ये क्या है 2.303 को 2303/1000 लिख दूँ और इसको 8314/1000 लिख दूँ, तो अब 1000 10⁻³ 10⁻6 ऊपर जाएगा 10⁻⁻6 हो जाएगा, तो ये 10⁻⁻6 यहाँ पर लिख रखा है। ठीक है, अब 10⁻³ -6 10⁻⁻9 हो जाएगा, 10⁻⁻ यहाँ पर 10⁻⁻9 हो जाएगा, ऊपर जाएगा 10⁻+9, तो +9 - 2 क्या होगा +7, यहाँ पर +7 आ गया। ये समझ आ गया ना, 10⁻² -2 इंटू 10⁻⁹ क्या होगा 10⁻² -2 + 9, तो क्या आ जाएगा 7, 10⁻+7 ये ले रखा। अब इसको जब इन तीनों को मल्टीप्लाई करके इससे डिवाइड करेगा तेरे पास आएगा 7.93 करके देख लियो। ठीक है, मैंने कर लिया था। अब इसके बाद लॉग है, अब के की वैल्यू निकालनी है तो लॉग के की वैल्यू आ गई। अब तुझे लॉग के की वैल्यू निकालनी नहीं है, देखो के की वैल्यू निकालनी है तो जब लॉग इधर साइड जाएगा तो किसके अंदर चेंज हो जाएगा एंटी लॉग के अंदर। अब एंटी लॉग की ना पूरी टेबल होती है, उससे हम एंटी लॉग निकालते हैं। लॉग इधर की साइड गया तो किसमें चेंज हो गया एंटी लॉग के अंदर। अब एंटी लॉग 7.836, अभी ध्यान रखिए पॉइंट से पहले जो भी होता है ना वो 10⁻⁻ में चला जाता है। पॉइंट से पहले जो भी होता है, जब हम एंटी लॉग फाइंड करते हैं तो जो भी चीज़ पॉइंट से पहले होती है वो हमारी 10⁻⁻ में चली गई और इसका एंटी लॉग निकालते हैं। तो इसका एंटी लॉग निकालने के लिए पूरी टेबल होती है, तो मैं तुमको अलग से बता दूंगी। वैसे इसकी तू इस वैल्यू की तो याद रख लियो, बट अगर तू एंटी लॉग और ऐसे फॉर्म में भी लिख के छोड़ आएगा ना तो भी मैक्सिमम आधा नंबर को ही काट लेगा। अगर टाइम बचा तो एंटी लॉग करना सीख लियो, अदरवाइज कोई इतनी अभी ज़रूरत नहीं, क्योंकि हद से हद आधा नंबर कट जाएगा और कोई इससे ज़्यादा नंबर नहीं काटता कोई भी। और अगर यही डिजिट आई तो फिर वेल एंड गुड, तो कर ही लेगा। और अगर नहीं आती है तो एंटी लॉग अलग से निकालना सीख लेंगे। ठीक है, बस यही करना था इस क्वेश्चन के अंदर। इसमें हमसे यही पूछा था, तेरे को कैलकुलेट करना था स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी। स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी क्या होता है डेल्टा जी नोट एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है कि दो फॉर्मूले होते हैं इसके। डेल्टा जी नोट किसके इक्वल होता है -NF ई नोट सेल n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, F फैराडे कांस्टेंट। ई नोट क्या होता है इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल ऑफ द सेल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल, उसकी वैल्यू तेरे को क्वेश्चन में ही गिवन थी। एन तूने रिएक्शन से निकाल लिया, N2 आया। फैराडे हमेशा 965 होता है, तूने डेल्टा जी की वैल्यू निकाल ली उससे। अब डेल्टा जी की वैल्यू निकालने के बाद डेल्टा जी नोट किसके इक्वल होता है -2.303 RT लॉग के, उसका यूज़ करके हमने क्या निकाल ली के की वैल्यू निकाल ली। लॉग के की वैल्यू निकाली पहले और फिर लॉग के की वैल्यू जब आ गई उसका एंटी लॉग कर दिया। एंटी लॉग में ध्यान रखिए जो भी पॉइंट से पहले वाली टर्म होती है वो 10⁻⁻ में चली जाती है। और 10⁻⁻ जैसे अभी यहाँ -7 है तो ये किसके अंदर चला गया 10⁻�7 के अंदर, तो इसके अंदर एंटी लॉग 0.983, इसका एंटी लॉग निकालेगा तो ये वैल्यू आ जाती है। अब ये वैल्यू कैसे आई वो अलग तरीका, बहुत बड़ी टेबल होती है उसके अकॉर्डिंग निकालते हैं, तो वो मैं अलग से तेरे को बता दूँगी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये तेरा 6th क्वेश्चन भी हो गया। अब 7th क्वेश्चन पे चलते हैं। वाई डज द कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन डिक्रीजेज
विद डाइल्यूशन। जो कंडक्टिविटी होती है किसी भी सॉल्यूशन की, वो डाइल्यूशन के साथ डिक्रीज करती है। ये या तो 1 मार्क्स में आ जाता है, जैसे MCQ में भी आ जाता है, कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन पे क्या इफेक्ट पड़ता है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन विद डाइल्यूशन। डाइल्यूशन से कंडक्टिविटी पे क्या होता है, तो कंडक्टिविटी डिक्रीज करती है। ठीक है, ये ध्यान रखिए, सिर्फ कंडक्टिविटी की बात कर रही हूँ, मोलर कंडक्टिविटी या इक्विवेलेंस की नहीं कर रही, वो आगे आएंगे, अभी आगे क्वेश्चन है उसको बता दूँगी। सबसे पहले यहाँ पे हम कंडक्टिविटी की बात कर रहे हैं, तो कंडक्टिविटी डिक्रीज करती है। ठीक है, अगर हम डाइल्यूशन कर देते हैं, डाइल्यूशन का मतलब कंसंट्रेशन को डिक्रीज कर देते हैं, तो क्या होता है, कंडक्टिविटी डिक्रीज करती है। अब देख, कंडक्टिविटी डिक्रीज क्यों करती है, क्योंकि कंडक्टिविटी क्या होती है किसी भी सॉल्यूशन, इज द कंडक्टेंस ऑफ आयन प्रेजेंट इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। जो कंडक्टिविटी होती है वो क्या होती है, कंडक्टेंस, किसकी कंडक्टेंस, कंडक्टेंस ऑफ आयन प्रेजेंट इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। एक जो सॉल्यूशन है उसकी यूनिट वॉल्यूम के अंदर, अब सपोज ये क्यूब है, इस एक क्यूब के अंदर कितनी वॉल्यूम ऑफ आयंस प्रेजेंट है, और उनकी मूवमेंट से जो कंडक्टेंस हो रही है उसको हम क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी बोलते हैं। अगर हम डाइल्यूट करते हैं तो क्या होता है, नंबर ऑफ आयन पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज कर जाते हैं। और कंडक्टिविटी किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ आयंस पे। कंडक्टिविटी डिपेंड करती है बेसिकली किस चीज़ पे, कंडक्टिविटी डिपेंड करती है नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट। और हम डाइल्यूट करते हैं, जब हम डाइल्यूशन करते हैं तो नंबर ऑफ आयन पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज कर जाते हैं, इसी वजह से हमारी कंडक्टिविटी डिक्रीज हो रही है। ये 1 नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से पढ़ लिए। ठीक है, कंडक्टिविटी क्या होती है, कंडक्टेंस ऑफ द नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। जो नंबर ऑफ आयंस की कंडक्टेंस है वही कंडक्टिविटी है यूनिट वॉल्यूम के अंदर। और जब हम डाइल्यूट करते हैं, कंसनट्रेशन डिक्रीज करते हैं, या फिर हम कह सकते हैं वाटर ऐड करते हैं या कोई और सॉल्वेंट ऐड करते हैं, तो हमारे जो नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज़ कर जाते हैं। और अगर नंबर ऑफ आयन पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज़ कर जाता है तो कंडक्टिविटी भी डिक्रीज़ कर जाती है। ठीक है, ये है तेरा 7th क्वेश्चन। अब इसके बाद देख अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर क्या है, द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.025 मोल पर लीटर, सॉरी, द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.025 मोल पर लीटर मिथेनोइक एसिड इज दिस। तेरे को मोलर कंडक्टिविटी दे रखी है किसी भी कंसंट्रेशन पे, मोलर कंडक्टिविटी मिथेनोइक एसिड की दे रखी है किसी भी कंसंट्रेशन पे। मोलर कंडक्टिविटी ऑफ मिथेनोइक एसिड एट एनी कंसंट्रेशन इज गिवन। ये कंसंट्रेशन है, किसी भी कंसंट्रेशन पे वैल्यू गिवन है 46.1 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर। अब तेरे से पूछा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट, और तेरे को H पॉजिटिव की कंडक्टिविटी दे रखी है और HCO माइनस की दे रखी है। अब देखिए यहाँ पर ये मिथेनोइक एसिड क्या होता है, HCOOH। अब तेरे को दोनों की कंडक्टिविटी दे रखी है, HCOH माइनस की भी दे रखी है और H पॉजिटिव की भी दे रखी है। दोनों की अलग अलग तेरे को कंडक्टिविटी की वैल्यू भी दे रखी है, और इस पूरे की मोलर कंडक्टिविटी भी दे रखी है, दैट इज 46.1। अब देख, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन निकालनी पड़ेगी हमें। अब मोलर कंडक्टिविटी एट कंसंट्रेशन C तो हमें पता है, ये क्या हो गई, मोलर कंडक्टिविटी एट कंसंट्रेशन C, मोलर कंडक्टिविटी एट कंसंट्रेशन C ये हमारी दे रखी है 46.1। जो हमें दे रखी है वो क्या है, अब इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे हम निकालते हैं, जो आयंस की दे रखी होती है उनको ऐड करके। इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे हम कैसे निकालते हैं, जो भी हमें जो हमारा केमिकल है, जैसे यहाँ पे मिथेनोइक एसिड है, उसके आयंस की जो हमें कंडक्टिविटी दे रखी होती है उनको ऐड करके हम निकालते हैं जो हमारा केमिकल होता है उसकी कंडक्टिविटी। तो अब इन दोनों के कंडक्टिविटी को ऐड कर दूँ, क्या है 346.9 प्लस 54.6। अब मोलर कंडक्टिविटी ऑफ मिथेनोइक एसिड एट HCOOH या CHOOH कुछ भी लिख ले, HCOH लिखते हैं जनरली। इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे क्या है, लैम्डा नोट इसकी प्लस इसकी दोनों की जो कंडक्टिविटी है इन दोनों को ऐड कर दूंगी, तो हमारे पास जो है मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन आ जाएगी। अब देख, गिवन है हमें क्वेश्चन के अंदर मोलर कंडक्टिविटी एट कंसंट्रेशन C। अब हमारे पास हमें इन दोनों की ज़रूरत क्या हुई, हमें अल्फ़ा निकालने के लिए हमसे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछा है, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है मोलर कंडक्टिविटी एट कंसंट्रेशन C डिवाइडेड बाय मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, तो मोलर कंडक्टिविटी एट कंसंट्रेशन C क्वेश्चन में गिवन थी,
और ये 464 ये हमने निकाल लिया है अभी। तो अब इन दोनों को जब डिवाइड करेगा आपस में तो हमारे पास क्या आ जाता है, इसको डिवाइड करेंगे इससे तो 0.114 आ जाती है हमारी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाती है 0.114 वोल्ट। ठीक है। अब इसके बाद हमसे एक तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछा गया, दूसरा डिसोसिएशन कांस्टेंट पूछा है। अब डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो ये रिएक्शन है वो हमें लिखनी पड़ती है। अब हमारे पास मिथेनोइक एसिड है, मिथेनोइक एसिड क्या होता है HCOOH। अब मिथेनोइक एसिड कैसे ब्रेक होगा, HCOH कैसे होगा HCOO माइनस और H पॉजिटिव, इस तरीके से इसका डिसोसिएशन होता है। इनिशियली इसकी कंसनट्रेशन क्या होगी C, आफ्टर कुछ टाइम क्या होगा C अल्फ़ा कुछ अमाउंट फॉर्म होगा और यहाँ पर क्या होगा C माइनस C अल्फ़ा। इन दोनों में से C कॉमन ले लेंगे, क्या आ जाएगा 1 माइनस अल्फ़ा आ जाएगा। और ये अल्फ़ा यहाँ क्या डिनोट कर रहा है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन C कंसनट्रेशन, कितनी कंसनट्रेशन आई है आफ्टर डिसोसिएशन उसको हम बोलते हैं C अल्फ़ा। C अल्फ़ा इज द कंसनट्रेशन आफ्टर द डिसोसिएशन। ठीक है, जो डिसोसिएशन कांस्टेंट होगा वो क्या होगा, कंसनट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट क्या है C अल्फ़ा, कंसनट्रेशन दोनों की C अल्फ़ा इंटू C अल्फ़ा, और ये C माइनस C इंटू 1 माइनस अल्फ़ा, एक C से एक C कट गया, C 2 अल्फ़ा है तो अल्फ़ा का स्क्वायर होगा 1 माइनस अल्फ़ा। अल्फ़ा की वैल्यू हमने अभी अभी निकाली थी 0.114 वोल्ट हमारी अभी अभी आई थी, 1 वोल्ट नहीं सॉरी 0.114 आई थी अभी अभी हमारी अल्फ़ा की वैल्यू। तो 0.114 हमारी अल्फ़ा की वैल्यू आ गई और कंसनट्रेशन क्या है हमारी 0.025 वोल्ट। 0.025 मोलर कंसनट्रेशन है हमारी, वोल्ट नहीं है, मैं कई जगह वोल्ट बोल रही हूँ, गलती से निकल गया मुझे, मोलर है। और ये अल्फ़ा क्या है 0.114, इसका स्क्वायर 1 माइनस, और नीचे भी अल्फ़ा की वैल्यू रख देंगे 1 माइनस 0.114। तो 0.114 का स्क्वायर है तो इसको 2 बार लिख लिया, और 0.1 माइनस 0.114 करेगा तो क्या आएगा 0.886। अभी एक एक चीज़ करके देखता जाइए, क्योंकि 0.025 ओवर 0.114 इंटू 0.114 ओवर डिवाइडेड बाय 0.886। अब देख, अब आगे देख, अब आगे स्टेप में मैंने क्या कर रखा है, 114 को 114 से मल्टीप्लाई करूँगी तो आएगा 12996। और ये दोनों क्या आएंगे, अब ये 114/1000 10⁻³ लिख दूँ 1000 को, इंटू 114/10⁻³ इन दोनों को ऐड करूँगी 10⁻6 ऊपर जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो यही चीज़ मैंने यहाँ लिख रखी है। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगी 114 को 114 से तो ये आ जाएगा। अब 0.886 को मैं लिख सकती हूँ 886/1000 या 10⁻³ ये 10⁻³ ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा 10⁻⁻3। यही मैंने यहाँ पर लिख रखा है। अभी नीचे 10⁻⁻3 से ऊपर का कट जाएगा। ठीक है, अब 25 को मैं मल्टीप्लाई करूँगी 12996 है तो मेरा आएगा 324990, 324990 आएगा। इसको 886 से डिवाइड, अब इसके बाद ये क्या है 10⁻⁻6। अब 324900 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ 3249 इंटू 10⁻²। अब 10⁻² और 10⁻⁻6 किस में चेंज हो जाएगा, 10⁻+2 माइनस 6 किसके इक्वल होगा 10⁻⁻4 के, ये आ गया 10⁻⁻4। और 3249 एज इट इज़, 3249 यहाँ एज इट इज़ आ गया। इसको अगर अब मैं 886 से डिवाइड करूँगी, 3249 को जब मैं 886 से डिवाइड करूँगी तो क्या आएगा 3.66 और 10⁻⁻4 एज इट इज़ आ जाएगा। और यही तेरी क्या होगी लास्ट में डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू होगी। समझ आ गया ये क्वेश्चन किस तरीके से करना है। तो एक दो चीज़ें निकालनी थी, एक तो डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू, एक डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। एक सेम क्वेश्चन एसिटिक एसिड में भी आता है, वो भी डिट्टो सेम है, बस वहाँ पे CH3COOH होगा, बाकी यहाँ पर सिर्फ HCOOH है। बाकी ये दोनों क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, या तो ये आता है या एसिटिक एसिड वाला आता है। ये दोनों में से एक क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है। एक क्वेश्चन नॉन इक्वेशन पे, एक डेल्टा जी और डिसोसिएशन कांस्टेंट पे, और एक ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिसोसिएशन कांस्टेंट पे, ये दोनों क्वेश्चन। और एक
जो इससे पहले वाला क्वेश्चन कराया। ये तीनों में से कोई ना कोई, ये तीनों टाइप के क्वेश्चन ज़रूर आते हैं कि के वाला क्वेश्चन जो हमने डेल्टा जी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाला है, एक ये ई सेल निकालना फ्रॉम द नॉनेस्ट इक्वेशन, और ये तीसरा जो ये मोलर कंडक्टिविटी वाला निकालने का फॉर्मूला होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालने वाला। ये तीनों क्वेश्चन जनरली क्वेश्चन में तीनों टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ये समझ आ गए। अब इसके बाद नेक्स्ट देख